अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 22 अप्रैल 2025 तहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद हमने देखा कि अगले 18-19 दिन जो है इंतहाई कशीदा सूरत हाल रही और फिर 10 मई यानी कल हमने देखा कि अमेरिका को इंटरवेंशन करना पड़ा उस वक्त के जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया भारत को और एक मौका ऐसा आया कि भारत बिल्कुल घुटने टेक चुका था। इनफैक्ट उसने घुटने टेक ही दिए क्योंकि इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल की बात की जा रही है, जो डीजीएमओस दोनों मुल्कों के लेवल के ऊपर होना है, ये मुज़ाकरात 12 मई को होने हैं। अब ये क्या मामलात होंगे, ये जो मुज़ाकरात होंगे इसमें पाकिस्तान की क्या डिस्कशन में चीज़ें आएंगी, क्या पाकिस्तान ने अपना केस किस तरीके से आगे रखना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त मामला था वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से है, वो कश्मीर के हवाले से और साथ ही साथ पाकिस्तान में इंसर्जेंसी के हवाले से है। बैरूनी दुनिया इस वक्त किस तरह से इन तमाम मामलात को देख रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर चीमा जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं और डायरेक्टर हैं सनोबर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा आपको क्या आपकी रीडिंग है, दुनिया ने किस तरह से देखा पाकिस्तान के उस भरपूर जवाब को जो पाकिस्तान ने कल दिया। बहुत शुक्रिया। देखिए इमरान साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा एक डिफेंसिव पोस्चर रखा और इंडिया हमेशा एग्रेसर रहा। लेकिन जब भी आपने DJISPR की बात सुनी थी कि दे हैव स्टार्टेड एंड वी विल फिनिश, तो हम हमेशा एक ऐसे नोट पे फिनिश करते हैं कि उनकी ग्लोबली बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया को इस बात की भी समझ लग गई कि जो कन्वेंशनल मिलिट्री स्पेस के अंदर पाकिस्तान ने जो अपनी डिटेरेंस है उसको रिस्टोर किया। और एक तो उनको ये बड़ी मार पड़ी कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 6 घंटे, इमरान साहब, कम से कम 6 घंटे पाकिस्तान ने मैसिव, मतलब आप देखें फतह-1 के जो है वो बम्बार्डमेंट की, मिसाइल मारे 6 घंटे, उनको समझ नहीं आ रही थी। और आपको पता है, बताता चलूं कि पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 6:30 करनी थी, फिर उन्होंने 7 बजे की, फिर उन्होंने कहा अब हम 10 बजे करेंगे। तकरीबन 10 बजे जब पाकिस्तान ने ये बम्बार्डमेंट बंद की तो उसके बाद इंडिया की जो फौज के रिप्रेजेंटेटिव आए विक्रम मिश्री सेक्रेटरी के खारजा के साथ, तो उन्होंने कहा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं अगर पाकिस्तान भी एस्केलेट ना करे। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो पाकिस्तान ने अपनी जो डिटेरेंस को रिस्टोर किया, पहली बात। दूसरा, डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर इमरान साहब, इंडिया को बहुत ज़्यादा मुश्किल सामने आई जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये सीधा सीधा कहा कि मैं एक ड्रामेटिक एस्केलेशन देख रहा हूँ और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि पाकिस्तान के साथ राब्ता करें। उस पे नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि थर्ड पार्टी को तो मैं इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता, भारत और पाकिस्तान बायलैटरल चीजें बात करेंगे और थर्ड पार्टी का इसमें कोई नहीं है, वहां पे ये डरे। और दोबारा इन्होंने कहा कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया। पाकिस्तान, आपको पता है, हमेशा हम तो सीज फायर की विंडो दी थी जब हमने 10 बजे मिसाइल मारने बंद किए कि अगर ये बाज ना आए तो फिर हम इनको जो है वो ऐसा और मजीद जवाब देंगे। सो द पॉइंट हियर इज कि ये दुनिया को बताते थे हमें परवाह कोई नहीं है और फिर परवाह करनी पड़ी, डर गए मोदी साहब। एक कॉल कहते हैं जी 1.4 बिलियन का मुल्क है और एक अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की कॉल, नॉट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और सारी की मिलिट्री पावर है, $86 बिलियन का बजट और 14 लाख की सिर्फ आर्मी, वो सारी धड़म करके नीचे गिर गई। और देखें, मैं समझता हूं कि हमें मिलिट्री स्फेयर पे भी कामयाबी हुई, डिप्लोमेटिकली भी कामयाबी हुई कि इंडिया को अपनी पोजीशन से बैकआउट करना पड़ा और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ा। आपको पता है साउथ एशिया के अंदर ये हमेशा करना पड़ा। मैं इमरान साहब समझता हूं कि पाकिस्तान ने इस पूरे खित्ते को भारत की इस जिंगोइज्म और ये जो एक सुपरियोरिटी चाहते हैं तमाम मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों को लिबरेट करवाया है भारत की इस सोच से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, जब आप देखें डिस्कशन हो रही है, तो मैं समझता हूं जो बात आपने रखी थी, अब पाकिस्तान को इस मसले को हाईलाइट करना चाहिए कि भारत कभी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करवाएगा। अगर ये TTP को सपोर्ट करते हैं, BLA को सपोर्ट करते हैं, ऐसी दहशतगर्द जमातों को पैसे देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, तो वो देना बंद करेंगे। और अगर ये नहीं देना बंद करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो फिर मसले को किसी और तरह पे लेके चलेगा। सर, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स जरा रखिएगा सामने। पहले तो ये
कि कल कुछ इस तरह की भी बात की जा रही थी जो आपने कहा कि जनाब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मुदाखलत जो है वो तो किसी सूरत वो कबूल ही नहीं करते, और अभी भी हम देख रहे हैं पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर बड़ा चीखो पुकार उसकी जा रही है। बात यह कि कल कुछ इस तरह भी कहा गया कि अमेरिका जो है वो सिर्फ टेबल पर बिठाएगा, सिर्फ बिठाने के लिए वो ये रोल अदा करेगा, लेकिन आज जो है इस तरह की बातें अब सामने आई हैं कि जनाब कश्मीर समेत दीगर जो तस्फिया तलब मामलात हैं उसमें बाकायदा जो है अमेरिका जो है वो उसको शायद आगे लेकर चले। तो यहाँ पर कितना ज़रूरी है गारंटियर का होना, और फिर दूसरा कि इंडिया में तो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ही बिकता है, चाहे उनके इलेक्शन हो या कोई और चीज हो। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये तो फिर समझ लें कि बीजेपी सरकार तो बिल्कुल गई, खत्म हो गई। देखें, ये अपने अवाम को कह रहे हैं ताकि एक सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट कर सकें। फेस सेविंग क्या लेनी है इमरान साहब, फेस सेविंग कोई नहीं है, वो तो कल ही उन्होंने कह दिया था। और ये आपको पता है ये ब्रेक थ्रू ये सीज़फायर ट्रंप ने करवाया है। तो ये क्या है कि जरा ट्रंप के जो सीज़फायर करवाया उसकी जरा करें ना खिलाफ वर्जी। एक प्रोजेक्टाइल भी इंडिया से उड़ेगी और पाकिस्तान की तरफ से आएगी ना, तो इमरान साहब सबको पता चल जाएगा। पाकिस्तान भी बता सकता है ये मिलिट्री, देखिए आजकल हर चीज के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो ये इस काबिल नहीं है कि वो चीज कर सके, सीज फायर को तोड़ सके, पहली बात। दूसरी बात, हाँ एलओसी के ऊपर जारी बात है, मामलात और हैं, वहां पे निगोशिएशंस वो और करनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखें, ये जो ट्रंप साहब का आज बयान आया, उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने बड़ी विजन दिखाया, एंड देन उन्होंने ये कहा कि मैं दोनों मुल्कों से कारोबार करना चाहता हूं, ट्रेड बढ़ाना चाहता हूं और मैं मीडिएशन भी करवाना चाहता हूं। अब भाग के दिखाए ना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने लिंक कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ कारोबार करूंगा अगर तुम ये मेरा मीडिएशन का प्रपोजल दोगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ सीजवायर की हद तक नहीं रहे। अगर सीजफायर की हद तक होता तो जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट, लेकिन फिर स्टेटमेंट रात को उन्होंने अपने टाइम पे जारी किया, दैट वाज मॉर्निंग इन पाकिस्तान। तो उस पे आपको पता है कि जो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ कारोबार करेंगे, कारोबार बढ़ाएंगे। सो मेरा ख्याल है उन्होंने ट्रंप साहब ने और यकीनन कारोबार तो सिर्फ उसी वक्त बढ़ता है ना, कारोबार तो उसी वक्त होता है, ट्रेड उसी वक्त होती है कि जब अमन हो, अमान हो, ये सारी चीजें हो, तभी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो आगे बढ़ती हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जनाब ये जो 10 मई को हमने देखा कि जिस तरीके से रशियन एयर डिफेंस और इजरायली ड्रोन्स रेफाइल जो कि फ्रेंच के थे, तो अब ये सारी चीज़ें दुनिया क्या इस वक्त जिस स्पेक्ट्रम में देख रही थी, आर्म्ड जो मार्केट थी उसमें भी आप कुछ शफल होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी कुछ जो एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि बैलेंस ऑफ पावर तो चेंज हो गया। पहली बात तो यह है कि ये यूरोपियन वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी सामने आ गई। बिल्कुल, हमने पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी इमरान साहब, क्योंकि हमने जॉइंट वेंचर किया JF-17, तो ये पाकिस्तानी चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस यूरोपियन टेक्नोलॉजी, तो एक तो मैसेज वो चला गया। दूसरा, 2019 में उन्होंने कहा था कि हमारे पास राफेल नहीं है, हमारे पास वेपन्स नहीं है, तो हम मुकाबला नहीं कर सके। इस दफा राफेल भी आ गए, S-400 भी आ गए, एक अपने आप को सुपीरियर मिलिट्री पावर भी समझते थे, सब कुछ एक्सपोज हो गया। उसकी वजह क्या है कि ये अपनी एयरफोर्स को और अपनी आर्मी को अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने उनको छोड़ा ही नहीं वो प्रोफेशनली फैसले करें। आपको पता है कि इनकी आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर में एक शख्स है जिनका नाम है CDS होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो अनिल चौहान साहब, वो रिटायर्ड थे, उनको दोबारा यूनिफॉर्म पहनाया गया, उनको दोबारा CDS बनाया गया। क्या ये किसी अपने सर्विंग ले सकते थे? ले सकते थे। सो ये जो पोलिटिसाइज करते हैं अफवाज को, उसके अंदर वो सारी मार खाते हैं। टेक्नोलॉजी उनके पास थी, पैसा उन्होंने मैक्सिमम लगाया, और वो इस वक्त पाकिस्तान पे ये जिंगोइज्म करने लगे थे, वॉर हिस्टेरिया किया, ये फॉल्स फ्लैग पहलगाम में करवाया। इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाना और कहना कि देखो अब मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है। वो हर चीज़ जो है ना वो ड्रम करके नीचे गिर गई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सबसे जो बड़ी बात, मैं आपको बात बताऊं कि हमारी लीडरशिप हम्बल है। कभी एग्रेसिव नहीं होते हम लोग, हम डायलॉग की तरफ जाते हैं, हम इंगेजमेंट की बात करते हैं। हम अगर 6 घंटे मिसाइल मार के इनकी तबाही उतारी तो उसके बावजूद भी हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ये अप्रोच है, ये दो डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट लीडरशिप होने की वजह से
मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है और इंडिया ने इसको देख लिया और दुनिया भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट करती है कि ये हमेशा ताउन की बात करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस इंतहाई अहम जो अब तक के हालात हैं उसके ऊपर अपना तजिया पेश कर रहे थे। और अब रुख करेंगे डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब ये जो मुज़ाकराती अमल है जो होगा उसमें पाकिस्तान के लिए क्या एक कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? आप क्या समझती हैं कि वो क्या तरजीहात, वो क्या एजेंडा रादर मैं कहूँगा कि जिसके ऊपर बात आगे बढ़ाई जानी चाहिए इंडिया से? एजेंडा में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कश्मीर का इशू जो है वो डिस्कस करना चाहिए। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, एडिंग और अबेडिंग ऑफ टेररिज्म है बाय इंडिया, और उसका प्रॉक्सी वॉर्स जो है और प्रॉक्सी टेररिज्म जो है उसको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इसको डिस्कस कहाँ पे बैठ के किया जाएगा, और क्या मोदी जी इसको डिस्कस करने के लिए बैठेंगे, जो जिनकी सारी सियासत जो है वो मुसलमान दुश्मनी पे और पाकिस्तान दुश्मनी पे है। और यहाँ से शुरू होती है कि पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है, मतलब उन्होंने अपना एक जो बनाया हुआ है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करते हैं। आपने जयशंकर को भी देखा होगा कि वो हमारे सहाफ़ियों से बात करते हुए एक जो आ जाता है ना, एक सुपरफिशियल सा आपका एक छोटापन, वो आपको इन दो, एक डिप्लोमेट और एक पॉलिटिशियन में बहुत एविडेंट है। तो ये अब देखें, खुदा की करनी ऐसी हुई है कि ये बात करने के लिए मोदी जी बैठ जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के साथ बात करना उनकी शान के खिलाफ है। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हम तो बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हमें तो यकीनन हमें तो कोई एतराज़ नहीं है और हम चाहेंगे कि इन मामलात के ऊपर बात हो। लेकिन मसला ये है कि वो जो एक तो बड़ी चिड़ समझते हैं कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्टेन एक सेगमेंट ऑफ इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर चीख चिल्ला भी रहा है। फिर दूसरा ये, चाहे कश्मीर के हवाले से हो जो कि सबसे पहले हल होना चाहिए, हम समझते हैं और ये होना चाहिए, इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और फिर पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी। लेकिन ये सारे तो वो चीज़ें हैं जो उनकी गवर्नमेंट को सूट करते हैं और एक एंटायर पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो इंडिया में लिया जाता है सियासी जमातों को इलेक्शन में। तो क्या उनको इतनी स्पेस मिलेगी? कितना आप समझ रही हैं, क्या आपकी रीडिंग है इसके ऊपर? नहीं, ये पॉलिटिकल सुसाइड है मोदी के लिए, और वो जिस तरह से ट्रैप खुद को उसने किया है और जिस तरह से वो कॉर्नर हो गया। देखें, जिंदगी में बाज़ फैसले जो आप करते हैं उसमें आपकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है, और हर बंदे से हो जाती है। लेकिन एक स्टेट्समैन के लिए जब ये होता है कि उसकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाए तो वो बहुत डिज़ास्टर्स पूरे मुल्क के लिए है। अब कैलकुलेशन क्या थी कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, कुछ डोमेस्टिक माइलेज लेंगे, कुछ एक्सटर्नल भी हम भाई लोग अपने राज़ी कर लेंगे, तो देखते हैं चाइना हमसे कंटेन होता है या नहीं, पाकिस्तान के अंदर केओस क्रिएट होता है या नहीं। तो ये इंटरनल फैक्टर भी शामिल थे और एक्सटर्नल भी शामिल थे। तो इन दोनों को शामिल करके कैलकुलेशन की और ज़ीरो वॉर प्रिपेयर्डनेस के साथ एक जंग में कूद पड़े। अब उस जंग में आप जब कूद पड़ते हैं किसी को प्रोवोक करने के लिए, तो जो रिस्पॉन्स उनको मिला उसके लिए वो उनके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये हैरत की बात मेरे लिए ये है कि क्यों एक्सपेक्टेड नहीं था, जब आपके पास बैठे हुए आपके इंडियन फेलो सिटीजन जो है वो किताबें लिख चुके हुए हैं। परवीन सहानी जो है उनकी किताब 2017 में आ चुकी हुई है, ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप, जिसकी पहली लाइन ही यहाँ से शुरू होती है कि यू कैन नॉट डिफीट इंडिया कैन नॉट डिफीट पाकिस्तान लेट अलोन चाइना। और जितने उन्होंने फिर एकेडेमिकली और जितना सिस्टमेटिकली बताया है कि क्यों इंडिया पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता है, ना टेक्निकल लेवल पे, ना उसके क्या उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिकल लेवल पे, और ना ऑपरेशनल लेवल पे। तो इतना समझाने के बावजूद आपकी टॉप ब्रॉस जो है वो जब आप डिसाइड ले रहे हैं तो वो रिजाइन कर रही है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई बात तो है कि हमारा खास तौर पे हमारी जो बैटल हार्डन फोर्सेस हैं वो तो हैं ही हैं, हमारी इक्विपमेंट, हमारी चाइना के साथ हमारी ऑन गोइंग जो है 2012 से हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, शाहीन सीरीज है, हमारी वॉरियर सीरीज है, हमारी एयरफोर्स की ऑन गोइंग एक्सरसाइजेज हैं, जो कि हम अपना जो वॉर थिएटर है उसको हमने डिटरमिन करके वो एक्सरसाइजेज करते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं होती। डॉक्टर चीमा, डे वन से पाकिस्तान जो है
वो अमन की बात कर रहा था, वो इसको एस्केलेट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात यह कि इसके ऊपर पाकिस्तान को मजबूर किया गया। और अब ये भी मैं जानना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं अब टेबल के ऊपर बात आ रही है और कहा यह जाता है कि जो मैदान में हावी होता है टेबल पर भी वही हावी होता है। तो इससे पहले के जो माजी के मुज़ाकरात रहे, जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, उसमें कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के हक में उतना वजन नहीं रहा। तो अब क्या आप देख रही हैं? अच्छा, वो जो माजी के एग्रीमेंट है, जैसे शिमला अकॉर्ड है या इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें हम कहते हैं कि हमारे हक में नहीं है और इंडिया भी उससे उतना ही नाखुश है। तो इसका मतलब है कि इंडिया हमारे से कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करके खुश नहीं है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है, और मेरी रिजर्वेशन इस बात पे है कि क्या बीजेपी की गवर्नमेंट एक टेबल पे हमारे साथ बैठ जाएगी तो खत्म हो जाएगी, सिरे से ही मिट जाएगी। ये एक एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर मैं बता रही हूँ कि उनकी पूरी की पूरा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इस बात पे स्टैंड एग्जैक्टली करता है। मेरे यही पॉइंट्स थे, मैं यही, आपने और बेहतर अंदाज से उसको बताया। मैं यही कहना चाह रहा था, ये जो इन पॉइंट्स के ऊपर उनका बात करना, वो तो जो उनकी अपनी एक छवि है वही खत्म कर देती है सारी चीजें। वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इसके बारे में हमें बहुत होपफुल होने की जरूरत नहीं है। देखें, हमने इस दफा यहाँ यूरोप में बैठे हुए भी बहुत अरसे के बाद जिंदगी में ये फील हुआ कि आपको कवरेज मिल रही है और आपका बयानिया कोई सुन रहा है। बेशक उसके पीछे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है हमारे डिप्लोमेट्स की, कि हमारे सोफरा हर मुल्क में होस्ट मीडिया से बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, अपना बयानिया रख रहे हैं। हमारे हाई कमिश्नर जो हैं वो लेगेसी वेस्टर्न मीडिया पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हम बड़े सहज के साथ, हौसले के साथ लेके चल रहे हैं। आप जैसे लोग जो हैं मीडिया की काबिल तहसीन है कि कैसे उन्होंने मीडिया को सर्कस नहीं बनने दिया हुआ, कितनी ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों ने मिलकर हमारा केस बहुत स्ट्रांग किया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट सिर्फ यही है, हमें ट्रंप की ट्वीट पे उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर का मसला ट्रंप के शामिल होने से हल हो जाएगा। आपको याद होगा कि ट्रंप ने जेफरी सेक्स का एक क्लिप जो है वो ट्वीट किया था, जिसमें वो नेतन्याहू के बारे में बुरा भला कह रहे थे। हफ्ते बाद वही ट्रंप जो है वो वहां पे मिडल ईस्ट रिवियरा बना रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की भी लगामें किसी और तरफ से कसने के लिए उसे कहा गया हो कि बच्चे 2-3 थप्पड़ तुझे पड़ गए हैं ना, तो वो हमने पढ़ने दिए, हम पहले भी मीडिएशन कर सकते थे। ठीक, हमारा तो ऐसे में अब आप क्या समझती हैं, ऐसे में अब आप क्या समझती हैं कि इस डिप्लोमेसी के हवाले से पाकिस्तान सिफारती मामलात में कितना पाकिस्तान को जामे, मुअस्सर, मरबूत तौर पर आगे बढ़ना होगा? भारी जिम्मेदारी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है इन तमाम मामलात को सही तौर पर आगे लेकर चलने के लिए। पाकिस्तान ने एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया है और उसको बहुत विजिलेंटली वो लेके चल रहे हैं। तो मेरी राय में इसको कंसिस्टेंटली लेके चलना चाहिए, उसमें पॉज नहीं दे देना चाहिए। हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी का। हमने एक चीज़ को संभाला है, देखें हम सब ने मिलकर बहसियत कौम जो है अपनी अपनी जगह पे एक सिचुएशन को रिजॉल्व किया है और खुदा का शुक्र है कि उसमें से विक्टोरियस हम बाहर आए हैं। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कल परसों तरसों इस पर बात करना छोड़ दें, डिप्लोमेट्स इसको बैक बर्नर पे रखते हैं, तो फिर ये चीज़ वैसी की वैसी फिर इनको स्पेस मिल जाएगी। और जब भी आप वैक्यूम छोड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन वैक्यूम छोड़ते हैं, तो वो फिर आपके एडवर्सरीज की इन्फॉर्मेशन से वो वैक्यूम फिल होता है। तो वैक्यूम हमें नहीं छोड़ना है। हमारे डिप्लोमेट्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, हमें उसे करते रहना चाहिए। कश्मीर का मसला दोबारा से हाईलाइट हो गया है और कश्मीर, जिसको मोदी की पूरी सियासत देखें, उसके पूरे टेन्योर में वो क्या कहता फिरता था हर रैली में कि अब वहां पे टेररिज्म नहीं टूरिज्म होगी। तो उसने उसको इस तरह से कर दिया हुआ था कि अब वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी फतेह ये है कि एक तो ये कि हमने, खुदा ने हमारी इज्जत जो है उसका मान रखा है, और साथ में एक दफा से फिर पूरी दुनिया में हर बंदा कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के एडजेक्टिव के साथ बात करने पे मजबूर हो गया है। ठीक है, और पाकिस्तान को इस मौके को कैपिटलाइज करना होगा, कश्मीर के इशू को
इसके मंतकी हल के लिए आगे बढ़ना होगा, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसकी तरफ से जो वादे किए गए थे उन्हीं के मुताबिक। कश्मीरी आवाम से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, आपके कीमती वक्त का। आज 11 मई पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मदर्स डे इस मुक़द्दस तरीन रिश्ते की अजमत को उजागर करने का दिन, क्योंकि खुलूस, शफ़क़त, प्यार और सब्र का दूसरा नाम ही माँ होता है। तो आज के दिन हम सलाम पेश करते हैं वतन के बहादुर सिपाहियों की माओं को सलाम। आज के दिन वतन पर जान निसार करने वाली शोहदा की माओं को सलाम। साथ ही साथ अपना कुनबा पालने वाली मेहनत कश माओं को सलाम। इसके साथ खेत और खलियान में मजदूरी करने वाली सलाम। मर्दों के शाना बशाना काम करने वाली माओं को सलाम। और बेसरो सामानी में परेशान हाल फ़लस्तीनी माओं को भी सलाम। और उसके साथ साथ भारतीय बर्बरियत का शिकार कश्मीरी माओं को भी सलाम। तो आज के इस सेगमेंट में अम्मारा औरंगज़ई समाजी कारकुन हैं और डायरेक्टर है एक्सेस टू जस्टिस पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़वातीन कैदियों के ऊपर काफ़ी जो है वो काम कर रही हैं। अम्मारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से असर हाजिर में जो आज का दिन है, इसकी अहमियत है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, उसको हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार होती हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जिसमें बीइंग अ मदर, बीइंग अ सोशल वर्कर, जितनी हमारी एक्टिविटीज होती हैं हम उसको अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को। और उसके अलावा कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज की जो हमें जरूरत होती है, हम गवर्नमेंट तक अपनी आवाज को पहुंचा पाते हैं। आज के दिन के हवाले से माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, और जिस तरह का हमारे हालात आजकल चल रहे हैं मुल्क में, उस हिसाब से ही बात करना चाहूंगी। क्योंकि वर्किंग करेंगी और बिजनेस में मैं खवातीन को देखती हूँ, जुवेनाइल्स को देखती हूँ, और जितनी डिफिकल्टीज वो लोग बेयर करें उसके हवाले से ही। हमारे जुवेनाइल्स इस टाइम जो जेलों में हैं, उनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, अब्यूज हो रहे हैं, वो हमारी तवज्जो के हकदार हैं। जब तक हम अपने जुवेनाइल्स पे वर्किंग नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट इदारे स्पेशली, तब तक वो लोग बहुत ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। जुवेनाइल्स हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर हम ये सोचें कि जो जेलों में हैं और वो हमारे लिए बेकार हैं, तो आई थिंक ये उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और ये मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि लास्ट जितने केसेस अभी हमने देखे हैं, चालकोट से एक केस है एक बच्चे का, और अभी उन्होंने रिसेंट जो है वो लॉ के एग्जाम जेल में बैठ के पास किए हैं अपनी बेस पे। उन्हें गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं किया। जबकि हमारे यहाँ जुवेनाइल्स ऐसे हैं जिनके पास इस किस्म की फैसिलिटीज नहीं है। तो मेरा ख्याल है, बल्कि मैं चाहूंगी कि आपके प्रोग्राम के जरिए इदारों को कहूँ कि हमें हेल्प आउट करें। जितने लोग इस पे काम करना चाहते हैं, हमारे इदारे हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, टीचर्स हैं, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से वो कर नहीं पाते। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें फंड्स प्रोवाइड करें, हमें एनओसीज प्रोवाइड करें, तो हम जुवेनाइल्स से बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। हमारे कौम का मुस्तकबिल है। उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, लीगल एड प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन के मौके प्रोवाइड किए जाएं। फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल हैं, हम उनके बारे में बात ही नहीं करते। अच्छा हमारा एक तो ये चीज़ है ना कि एक तो हम देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में जो लेस प्रिविलेज्ड है उनके मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी जो इस वक्त आप बात कर रही हैं जुवेनाइल्स के हवाले से और जेलों में कैद खवातीन और माओं के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक्सेस टू जस्टिस सबसे पहले एक उनके जो पेंडिंग केसेस हैं, हमारा जो जुडिशल सिस्टम हो वो फास्ट ट्रैक पे हो, वो ही मेरे ख्याल से सबसे पहली एक आप कहेंगे कि मदाखलत या एक ऑब्स्टिकल है उसके ऊपर। फिर दूसरा फंडिंग तो आप उन लोगों के लिए करेंगे ना जिनके जुर्माने भरने की सकत नहीं है और फिर वो आगे रिलीज़ हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इसको स्पीडी वर्क होना चाहिए वो एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर मेरे ख्याल से उसको सही करने की ज़रूरत है।
देखिए, जस्टिस सिस्टम भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं, आई एम सॉरी टू से बट वो इतने कैपेबल नहीं हैं। हमें उनको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारे पास जुडिशरी है, हमें उनको थोड़ा सा फ्री हैंड भी देना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास तादाद जो है प्रिजनर्स की वो बेतहाशा है। लाइक कहीं पे अभी रिसेंट रिसर्च है, इसको मैं क्लब करूंगा जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से। जुडिशियल रिफॉर्म्स जब होंगे तो ये चीजें भी उसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल होंगी। जी, हमारा बात ये हो रही थी इन केसेस को, जो पेंडिंग केसेस हैं, इनको एक्सपेडाइट करने के लिए और जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए। उन्हीं जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर जो खवातीन कैदी हैं, जो माएँ हैं, उनकी वेलबींग के हवाले से जो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। क्या कहिएगा? जी, इमरान अहमद का जो सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस नहीं है। और जब हमें अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज के बारे में, हम उस चीज को, उससे फायदा नहीं हो पाते। तो पहली चीज तो यह है कि हमें जेलों में वर्किंग की इजाजत लेनी पड़ती है, नोटिफिकेशन करानी पड़ती है, उसमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है। अगर हमें उसमें फ्री हैंड दिया जाए, हम वहाँ पे जाके खवातीन को, प्रिजनर्स को ये अवेयरनेस दें कि आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से ये इदारे मौजूद हैं जहाँ से आप मुस्तफीद हो सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इदारों को भी चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, बिकॉज करप्शन हाई उस पे जा रही है, पीक पे जा रही है, उसमें इन पे भी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि आया जो हमें लीगल एडवाइस, लीगल एड प्रोवाइड की जा रही है, क्या वो इन प्रिजनर्स तक जा रही है, स्पेशली जुवेनाइल का। आज में ऐसा है, उसकी मुनासबत से मैं जुवेनाइल से बात करना ज्यादा बेहतरीन। एग्जैक्टली, मैं भी जरा थोड़ा सा फोकस इसी के ऊपर होना चाहूंगा कि आप की क्या ऑब्जर्वेशन है जब आप वहाँ पर जाके उन खवातीन कैदियों से मिलती हैं, बिलखुसूस जो माएँ हैं और जिनके छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, जिन बच्चों का कोई कसूर नहीं, लेकिन वो पाबंद सलासल भी हैं और बैरूनी दुनिया से कटे हुए भी हैं। तो वो माएँ जो हैं अपने उन बच्चों के लिए क्या चाहती हैं, किस तरह का माहौल हो, वो एक ह्यूमन लाइफ स्टोरी किस तरह से आप नरेट करेंगी? मैं इसी बात पे आना चाह रही थी। फोकस इसी पे है कि जुवेनाइल जो है वो माओ की वजह से वहां पर है। बहुत ज्यादातर तादाद जुवेनाइल की ऐसी है जो माओ की वजह से वहां पर है, और ये सारी जिंदगी का उनका ट्रॉमा होता है। जब वो यहाँ से चले भी जाते हैं तो ऑफकोर्स वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, वो सोशल नहीं रहते हैं। तो हमें उन पे वर्किंग की बेतहाशा जरूरत है। उसमें जो हमारे टीचर्स हैं स्पेशली, वो इसी तरह हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस पे वर्किंग कर सकते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, और ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज फ्राहम की जाए ताकि उन पे वर्किंग हो। बिकॉज बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो अफकोर्स जहालत में है और पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको अपने बच्चों की इतनी सेंस भी नहीं है वो आम तरीके से। पर बहुत सी ऐसी खवातीन भी हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चों को वहां से निकाला जाए या वहीं पे होते हुए उनको एजुकेशन दी जाए। फिर मैं उस पर आऊंगी कि डिसेबल चाइल्ड बहुत ज्यादा है हमारे पास जेलों में, और जहां पर की गुंजाइश है वहां पर 115 और इससे ऊपर की तादाद में भी वहाँ पे बच्चों को भी रखा जा रहा है। तो वो उनकी मेंटली हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, फिजिकली तो वो डिस्टर्ब है ही। वहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लाइक हमारा जो सिस्टम है खाने का वो नहीं ठीक है। अच्छा, अब ये इन जनरल आप बात कर रही हैं अक्रॉस द कंट्री जेलों में ये हालात हैं, या कहीं किसी सूबे में थोड़े से हालात बेहतर भी हैं उनकी जेलों में? देखिए, बहुत से ऐसे सूबे हैं जिसमें आप पंजाब का स्पेशली ले लीजिए, उसमें हालात बेहतर भी हैं क्योंकि वहां तक इदारों की नजर है, प्रॉपर है। मैं किसी एक को मेंशन नहीं करी, लेकिन जो देही इलाके हैं या छोटे इलाके हैं हमारे, खास तौर पे बलोचिस्तान के एरियाज हैं या सिंध के एरियाज हैं, वहां पर बहुत सी जेलें ऐसी हैं जहां पर कोई रसाई नहीं है, बिल्कुल रसाई नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ डिस्टर्बेंस ज्यादा है। वहाँ पे इवन पुलिस की अपनी डिस्टर्बेंस इसलिए बन जाती है कि अब्यूज लैंग्वेज बहुत यूज हो रही है, और जुवेनाइल्स के साथ अब्यूज लैंग्वेज यूज करना या समटाइम्स और भी बहुत से ऐसे रवैये हैं उनके साथ इख्तियार किए जा रहे हैं खवातीन के साथ भी, बच्चों के साथ, जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी मेंटली ट्रॉमा में चले जाते हैं, और वो रिहा होने के बाद भी
उनमें कुव्वत नहीं होती है कि वो सोशल हो सकें, इस माशरे में एडजस्ट हो सकें। फिर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा उनके पेरेंट्स का अपना भी लग चुका होता है, वो ऑलरेडी ट्रॉमा में होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि उनको इस ट्रॉमा से निकालने के लिए उन पर वर्किंग की जाए, और ऐसी NGOs, ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन से हट के भी फिर आ रही हूँ इसी पे कि टीचर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो वर्किंग करना चाहते हैं बट दे डोंट और एनी अपॉर्चुनिटी। तो आप उनको बहुत बहुत शुक्रिया। इस मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले प्रोग्राम में इस अहम तरीन मौजू को हम और भी बात करें और प्रोग्राम्स करें और इसको डिस्कस करें ताकि ये बाकायदा पॉलिसी का हिस्सा बने पाकिस्तान के तमाम जेलों के हवाले से, बिलखुसूस जुवेनाइल्स के जो इश्यूज़ इस वक्त देखे जा रहे। तो आज का ये जो आलमी सतह पे जो माओं का दिन है, जो मदर्स डे है, इसमें अगर इस हवाले से कुछ बेहतरी आ सकती है तो वो भी एक यकीनी बहुत बड़ी चीज़ होगी। अमारा और अगज़ई, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।